नमस्कार दोस्तों, स्वागत है द डेली लैब्स में एक एक्सक्लूसिव मार्केट एनालिसिस सीरीज जिसे आपके लिए लाया है यूट्यूब चैनल फाइनेंस लैब्स इंडिया। आज का दिन दलाल स्ट्रीट पर किसी तूफान से कम नहीं था। बिल्कुल नहीं था। एक ब्रूटल ब्लड बाथ देखा है हमने आज। हाँ, जिस किसी ने भी आज मार्केट स्क्रीन देखी होगी उसको साफ समझ आ गया होगा कि आज इंडाइसेस में कैसा खूनी माहौल था। सेंसेक्स और निफ्टी में जो भारी गिरावट आई है उसने सबको हिलाकर रख दिया है। और आज का ये जो प्राइस एक्शन था ना, वो उन रेयर ब्लैक स्वॉन इवेंट्स की याद दिलाता है जहां सारे रिस्क मॉडल्स अचानक फेल हो जाते हैं। एग्जैक्टली, सारे के सारे फेल हो गए। देखिए, स्क्रीन्स पर कंप्लीटली लाल रंग का डोमिनेंस था। मतलब ऐसा लग रहा था जैसे ग्लोबल एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग सिस्टम्स ने एक साथ पैनिक बटन दबा दिया हो। तो इस ब्लड बाथ के रूट कॉज को आज हम डीपली एनालाइज करेंगे। आज की इस चर्चा का फोकस बिल्कुल क्लियर है। यहाँ कोई बेसिक ज्ञान नहीं बताएगा, सिर्फ हार्ड हिटिंग डेटा और मैक्रो इकोनॉमिक रियलिटीज पर बात होगी। सही अप्रोच है, क्योंकि इस वक्त ऐसी ही एनालिसिस की जरूरत है। राइट, तो हम डिकोड करेंगे कि मिडिल ईस्ट के इस अचानक आई जियोपॉलिटिकल टेंशन ने कैसे पूरी दुनिया और खासकर इंडियन इक्विटीज में हाहाकार मचाया है। और सबसे बड़ा सवाल, आगे बाजार का रुख कैसा रहने वाला है। जियोपॉलिटिक्स और ग्लोबल सप्लाई चेन जब ऐसे आपस में टकराते हैं तो मार्केट के स्ट्रक्चरल डायनामिक्स बेसिकली ओवरनाइट बदल जाते हैं। और उस डेटा की शुरुआत हम उस ब्रेकिंग न्यूज से करते हैं जिसने इस ग्लोबल शॉकवेव को ट्रिगर किया। वीकेंड पर खबर आई कि यूएस और इजराइल के कंबाइंड मिसाइल स्ट्राइक्स में ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनी की मौत हो गई है, जो कि अपने आप में एक मैसिव जियोपॉलिटिकल अर्थक्वेक है। हाँ, और इसको आगे बढ़ाने से पहले मैं एक स्ट्रिक्टली प्रोफेशनल डिस्क्लेमर देना चाहूंगी। यहाँ किसी भी पॉलिटिकल या मिलिट्री एक्शन का समर्थन या विरोध नहीं हो रहा है। हमारा फोकस सिर्फ इन फैक्ट्स का फाइनेंशियल मार्केट्स पर पड़ने वाला इम्पार्शियल इम्पैक्ट समझना है, ताकि ट्रेडर्स रियलिटी को देख सकें। बिल्कुल, और इम्पैक्ट की रियलिटी वॉल स्ट्रीट के फ्यूचर्स एक्शन को देखकर साफ समझ आ रही थी। डाउ फ्यूचर्स करीब 750 पॉइंट्स यानी 1% से ज्यादा धराशायी होकर ओपन हुए, और नैस्डैक फ्यूचर्स भी करीब 1.6% तक टूट गए थे। लेकिन देखिए, इक्विटी मार्केट्स तो सिर्फ एक डेरिवेटिव रिएक्शन थे। असली रेड फ्लैग मतलब असली डर कमोडिटी मार्केट्स में था। ब्रेंट क्रूड $82 पर बैरल के पार चला गया, जो कि लगभग 8% का मैसिव सिंगल डे जंप है। ऐसा स्पाइक हिस्टोरिकली तभी आता है जब ग्लोबल सप्लाई चेन के किसी मेजर चोक पॉइंट पर डायरेक्ट खतरा मंडराता है। और इस केस में वो चोक पॉइंट साफ तौर पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है। राइट, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का ब्लॉक होना ग्लोबल इकोनॉमी के लिए एक नाइटमेयर सिनेरियो है। दुनिया का करीब 20% ऑयल और लिक्विफाइड नेचुरल गैस इस नैरो वाटरवे से होकर गुजरता है। अगर वहाँ सप्लाई चेन में डिसरप्शन का रियल थ्रेट बनता है ना, तो फ्रेट रेट्स और मरीन इंश्योरेंस प्रीमियम्स आसमान छूने लगते हैं, जिसका सीधा मतलब है ग्लोबल इन्फ्लेशन का दोबारा से सर उठाना। और ये सेंट्रल बैंक्स की सॉफ्ट लैंडिंग वाली नैरेटिव को पूरी तरह डिरेल कर देगा। यही डर एशियन मार्केट्स को आज सुबह से ही खा रहा था। चलिए इसको समझते हैं कि वहाँ क्या हुआ। निके और हैंग सेंग जैसे इंडिसेस 1 से 2% तक टूट गए। जापान जैसे देश जो अपनी एनर्जी नीड्स के लिए पूरी तरह इंपोर्ट्स पर डिपेंडेंट है, उनके मार्केट्स तो इस क्रूड शॉक को सबसे पहले प्राइस इन करते हैं। सही कहा। और अगर फ्रंटियर मार्केट्स की बात करें, जिनकी फॉरेन रिजर्व्स ऑलरेडी फ्रेजाइल हैं, वहाँ का हाल और भी बुरा था। पाकिस्तान का KSE 100 इंडेक्स एक ही दिन में 10% क्रैश हो गया। बाप रे, 10%? हाँ, जब डॉलर का फ्लाइट टू सेफ्टी शुरू होता है तो ऐसे मार्केट से कैपिटल आउटफ्लो मर्सीलेस होता है। और उस ग्लोबल शॉकवेव और कैपिटल आउटफ्लो का डायरेक्ट इम्पैक्ट आज सुबह ही दिख गया था, जब गिफ्ट निफ्टी ने एक क्लियर नेगेटिव गैप डाउन ओपनिंग का इशारा दे दिया था। बिल्कुल। अगर हम इसको बिगर पिक्चर से कनेक्ट करें तो साफ समझ आएगा कि FIIs यानी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का अग्रेसिव सेलिंग प्रेशर इंडियन मार्केट्स पर सुबह से ही हावी था। और इस FII सेलिंग ने हमारी करेंसी पर भी एक्सट्रीम प्रेशर डाला। रुपी एक मंथ लो पर फिसलकर $91.447 पर आ गया। एक तरफ महंगा होता कच्चा तेल और दूसरी तरफ कमजोर होता रुपया। ये इंडिया के करंट अकाउंट डेफिसिट के लिए एक टेक्स्ट बुक डबल वैमी सिचुएशन बन गई, जिसका असर आज दलाल स्ट्रीट पर ओपनिंग बेल के साथ ही दिख गया। निफ्टी की ओपनिंग लगभग 400 पॉइंट्स के गैप डाउन के साथ हुई थी। हालांकि दिन के पहले ही मिनट में एक शार्प शॉर्ट कवरिंग की कोशिश जरूर हुई थी, जहां निफ्टी ने 24,989 के लेवल को टच किया। लेकिन ऐसे मैक्रो ड्रिवन पैनिक डेज में हर छोटा बाउंस एक सेल ऑन राइज अपॉर्चुनिटी बन जाता है। स्मार्ट मनी ने उस इंट्राडे पुलबैक को एग्रेसिव फ्रेश शॉर्टिंग के लिए यूज किया। और वो शॉर्टिंग क्लोजिंग बेल आते आते कितनी भयानक हो गई थी, ये आज के फाइनल फिगर्स बताते हैं। सेंसेक्स 1048 पॉइंट्स यानी 1.29% गिरकर 80,238 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 312 पॉइंट्स गिरकर 24,865 पर सेटल हुआ। पिछले 3 ट्रेडिंग सेशंस में लगभग 10 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टर वेल्थ साफ हो चुका है। और ये वेल्थ डिस्ट्रक्शन सिर्फ इंडेक्स हैवीवेट्स तक सीमित नहीं था। यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि मार्केट ब्रेथ कितनी बुरी तरह कोलैप्स हुई है।
अगर हम इंटरनल्स देखें तो निफ्टी 50 में सिर्फ 4 स्टॉक्स एडवांस हुए और 45 डिक्लाइन हुए। सिर्फ 4 स्टॉक्स ग्रीन में थे। हाँ, और इंडिया विक्स जिसे हम फियर गेज कहते हैं, वो इंट्राडे में 22 से सीधा 25% तक शूट अप कर गया। जब विक्स इस तेजी से स्पाइक करता है तो ऑप्शन प्रीमियम्स इतने महंगे हो जाते हैं कि इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए रिस्क रिवॉर्ड मैथमेटिकली अनफेवरेबल हो जाता है। एक छोटे से मूव पर ऑप्शंस में इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी का क्रश उनका पूरा कैपिटल वाइप आउट कर सकता है। और टेक्निकल चार्ट स्ट्रक्चर की बात करें तो निफ्टी ने आज 2 बड़े पिलर्स तोड़ दिए हैं। पहला 25,000 का साइकोलॉजिकल मार्क और दूसरा अपना 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज, जो कि एक बहुत स्ट्रॉन्ग लॉन्ग टर्म ट्रेंड लाइन मानी जाती है। एग्जैक्टली। उसके नीचे क्लोजिंग आने का मतलब है सिस्टम जनरेटेड सेलिंग आगे और बढ़ सकती है। अब अगला क्रिटिकल सपोर्ट 24,730 से 24,700 के आसपास है। अगर वो फ्लोर टूटता है तो फिर सीधा 24,550 की रेंज आती है। इन सबके बीच सबसे मजेदार बात यहाँ आती है कि स्पेसिफिक स्टॉक्स कैसे रिएक्ट कर रहे हैं। निफ्टी का टॉप लूजर लार्सन एंड टूब्रो रहा, जो लगभग 5 से 6% टूट गया। L&T जैसी कंपनी जिसकी ऑर्डर बुक इतनी स्ट्रांग है, उसमें अचानक ऐसी मुनाफा वसूली देखकर लोग थोड़े कंफ्यूज जरूर होंगे, लेकिन इसका लॉजिक सीधा उनके हेवी मिडिल ईस्ट एक्सपोजर से जुड़ा है। जब उस रीजन में इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स चल रहे हों और वहां ऐसी वॉरलाइक सिचुएशन बन जाए तो प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशंस डिले होने का रिस्क ड्रास्टिकली बढ़ जाता है। पेमेंट्स अटक सकती हैं, इसी वजह से इन्वेस्टर्स आगे के अर्निंग्स को आज ही डाउनग्रेड करके निकाल रहे थे। और सेम लॉजिक अदानी पोर्ट्स पर भी अप्लाई हुआ, जो 3 से 4% गिरा। हाँ, क्योंकि अदानी पोर्ट्स को हाइफा पोर्ट और लॉजिस्टिक्स डिसरप्शन के डर ने गिराया। साथ ही क्रूड प्राइसेस बढ़ने से OMCs और एशियन पेंट्स जैसे पेंट स्टॉक्स में भारी पैनिक सेलिंग देखी गई, क्योंकि इनके कोर रॉ मटेरियल्स क्रूड ऑयल डेरिवेटिव्स होते हैं। और एविएशन सेक्टर में भी इंडिगो 6% डाउन था, क्योंकि महंगे एविएशन टर्बाइन फ्यूल का सीधा असर उनके मार्जिन्स पर पड़ेगा। पर चलिए उस तरफ भी देखते हैं जहां तेजी थी। इस लाल निशान वाले बाजार में भी कुछ स्टॉक्स रेजिलियंस दिखा रहे थे, खासकर BEL, JIL, ONGC और पैरिस डिफेंस। पैरिस डिफेंस तो लगभग 12% भागा और BEL में 2% से ज्यादा की तेजी आई। इनके भागने के पीछे यही लॉजिक है ना कि वॉरलाइक सिचुएशन में डिफेंस स्टॉक्स हमेशा एक्शन में आते हैं। बिल्कुल सही। ग्लोबल इंस्टेबिलिटी बढ़ने पर हर देश अपनी डिफेंस स्पेंडिंग और कैपिटल प्रोक्योरमेंट बढ़ाता है। स्मार्ट मनी इस ट्रेंड को पहले से एंटिसिपेट कर लेती है। और ONGC या ऑयल इंडिया जैसे अपस्ट्रीम स्टॉक्स को तो सीधा महंगे क्रूड का फायदा मिल रहा था, क्योंकि उनकी नेट रियलाइजेशन पर बैरल बढ़ जाती है। एग्जैक्टली। तो अब इस सारी चर्चा के बाद प्रैक्टिकल एप्लीकेशन पर आते हैं। वही सबसे बड़ा सवाल है। तो इस सब का आखिर मतलब क्या है ट्रेडर्स के लिए? क्या निवेशकों को इस डिप को बाय करना चाहिए या अभी साइडलाइंस पर रहना बेहतर है? देखिए, जेफरीज और गोजित जैसे टॉप ब्रोकरेजेस की एनालिसिस के हवाले से समझें तो हिस्टोरिकली ऐसे जियोपॉलिटिकल इवेंट्स शुरू में हमेशा पैनिक क्रिएट करते हैं, लेकिन मार्केट्स आमतौर पर 6 महीने में रिकवर कर लेते हैं। तो मतलब जेफरीज इसे एक बाइंग अपॉर्चुनिटी मान रहे हैं? लॉन्ग टर्म निवेशकों के लिए हाँ, लेकिन शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए फिलहाल हाईली वॉलेटाइल मार्केट में रिस्क मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। अग्रेसिव लेवरेज पोजीशन से बचना होगा और स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस जैसे निफ्टी के लिए 24,500 लगाना ही पड़ेगा। इस फॉलिंग नाइफ मार्केट में F&O पोजीशंस होल्ड करना अपने कैपिटल के साथ गैम्बल करने के बराबर है। इस डीप एनालिसिस को रैप अप करने से पहले क्या आपका कोई फाइनल थॉट है? एक आखिरी सोचने वाला पॉइंट जरूर दूंगा। ऐसे माहौल में जहां इक्विटीज धराशायी हो रही हैं, गोल्ड और सिल्वर ETF 2% से ज्यादा रिटर्न दे रहे हैं। सही पॉइंट पकड़ा आपने। ये दिखाता है कि सिर्फ एक ही एसेट क्लास पर डिपेंड रहना कितना डेंजरस हो सकता है। ट्रेडर्स को अब ये सोचना होगा कि उनकी पोर्टफोलियो का सेफ हेवन एलोकेशन कितना मजबूत है। ज्यादा जरूरी अपने कैपिटल को बचाकर रखना होता है। इस वॉलेटिलिटी के बीच अपना कैपिटल बचाकर रखना ही सबसे बड़ा प्रॉफिट है। ऐसे ही डेटा ड्रिवन और शार्प मार्केट इनसाइट्स के लिए हर दिन जुड़े रहें। इस वीडियो को लाइक करें और फाइनेंस लैब्स इंडिया को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि डेली मार्केट का असली सच आपको यही मिलेगा। हैप्पी ट्रेडिंग।